तो शुभ समाचार में शुरुआत करेंगे ईरान में फंसे छात्रों की घर वापसी से जुड़ी हुई शुद्ध शानदार गुड न्यूज के साथ। ईरान इजराइल के बीच बढ़े सैन्य तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय एक्शन मोड में है। सरकार ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से अगर खबर निकल के आई है कि कुछ भारतीयों का जो पहला जत्था है आज रात ही आर्मेनिया पहुंच जाएगा और आर्मेनिया बॉर्डर से 100 लोगों का पहला जत्था निकलेगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है। टेंशंस लगातार वीडियो वहां से निकल कर आ रहे हैं। युद्ध की स्थिति बनी हुई है ईरान और इजराइल में। ऐसे में ईरान से तमाम हिंदुस्तानियों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और पहले जत्थे को जल्द रवाना कर दिया जाएगा। इससे धीमे धीमे करके तमाम भारतवासियों की वतन वापसी सुनिश्चित की जाएगी और बच्चों की स्वदेश। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार के युद्ध के हालात इस वक्त ईरान में बने हुए, लेकिन वतन वापसी का जो रास्ता है बिल्कुल साफ हो चुका है। जब हालात युद्ध के हो और खतरे में बच्चों की जान हो। ईरान के कई इलाकों में तकरीबन 1500 के करीब कश्मीरी छात्र, जिसमें ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट हैं, वहां पढ़ाई कर रहे हैं। और अब जबकि इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध की स्थिति है और ज्यादा गर्माती जा रही है और कल अभी तक का सबसे बड़ा हवाई हमला तेहरान और उसके आसपास के इलाकों पे इजरायली वायुसेना ने किया और इसमें कई सारे जो मिसाइल हैं कश्मीरी स्टूडेंट्स के जो हॉस्टल हैं उनके करीब गिरे हैं और एक जो सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 2 स्टूडेंट जो हैं वो घायल हुए हैं। हालांकि काफ़ी माइनर इंजरीज हैं, लेकिन इससे ये बात साफ होती है कि काफ़ी करीब जहां वो फंसे हुए हैं वहां मिसाइल गिर रहे हैं, वहां हवाई हमले हो रहे हैं। इसको लेके जो यहाँ पेरेंट्स हैं, जो उनके माता पिता हैं, काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। पेरेंट्स ने भी बच्चों की जल्द से जल्द स्वदेश वापसी को लेकर सरकार से गुहार लगाई है। देयर इज नथिंग, कोई शेल्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, कहाँ पे रहे, कहाँ जाए। अटैक्स हो रहे हैं यही 1-1 किलोमीटर की दूरी पे पास में, कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग। हमारी रिक्वेस्ट है आपके वसादत से, हम ये कहना चाहते हैं कि प्लीज 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 फॉर गॉड सेक हमारे बच्चों को इवैक्यूएट करवाए। मसला कुछ नहीं है, मसला सबको पता है। ऑलरेडी वॉर हैज बीन ब्रोकन आउट बिटवीन इजराइल एंड ईरान। तो वहां पर बच्चे कल रात से काफी ट्रॉमेटाइज्ड हैं। जो कल से स्ट्राइक्स हुई हैं वो इतनी हैवी स्ट्राइक्स हुई हैं और आई एम श्योर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विल बी ऑन द जॉब। आई एम श्योर इंडियन एम्बेसी इज डूइंग देयर जॉब ओवर देयर। लेकिन आपको पता है हम माँ बाप हैं, हमारे बच्चे ईरान में पढ़ते हैं। पिछले 3 दिनों से ना वो सोए हैं ना हम सोए हैं, तो हालात वहाँ कशीदा है। हम एलजी साहब से, सीएम साहब से मोदबाना अपील करते हैं कि किसी तरह से हमारे बच्चों को वापस लाया जाए। सरकार की ओर से बच्चों की वापसी की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। विदेश मंत्रालय के साथ ही दूतावास की ओर से राजनयिक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ तेहरान में भारतीय दूतावास सुरक्षा हालात पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही भारतीय छात्रों से वे लगातार संपर्क में हैं। कुछ छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचा दिया गया है। हमें एज सुन एज पॉसिबल इवैक्यूएट किया जाए, बिकॉज एट दिस पॉइंट हमारे जो भाई हैं तेहरान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बॉयज डॉर्म के नजदीक ही हमला हुआ है एंड दे हैव आल्सो बीन अफेक्टेड बाय द अटैक। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट एलजी मनोज सिन्हा एंड सीएम उमर अब्दुल्ला कि हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट कर दिया जाए। इंडिया गवर्नमेंट से अपील है कि वो प्लीज रिस्पॉन्ड करें और हमारे लिए शेल्टर का इंतजाम करें, हमारे लिए इवैक्यूएशन के लिए इंतजाम करें, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करें और तुर्की या अजरबैजान जहां से भी हमें निकालने की पॉसिबिलिटी हो वहां से हमें वीजा अगर लगता है तो प्लीज वो भी हमें प्रोवाइड करें, जिससे कि हम अच्छे से यहाँ से निकल जाएं। तुर्की या अजरबैजान कहीं से भी। छात्रों की ओर से भी वहां से निकलने की सारी तैयारी। ईरान में फंसे छात्रों की घर वापसी से जुड़ी गुड न्यूज आई है। ईरान इजराइल के बीच बड़े सैन्य तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय एक्शन में है। सरकार ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार कुछ भारतीयों का पहला जत्था आज रात आर्मेनिया पहुंच जाएगा। आर्मेनिया बॉर्डर से 100 लोगों का पहला जत्था निकलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान और इजराइल तनाव के बीच एक्शन में है एमईए और आज 100 लोगों का पहला जत्था जो है
वो आर्मेनिया बॉर्डर पहुंचेगा और एमईए ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर। तो अगर आंकड़ों की बात करें तो देखिए ईरान में इस समय करीब 10,000 से ज़्यादा भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिसमें से 1500 के करीब भारतीय छात्र हैं। इसके अलावा कारोबारी, शिक्षाविद और बाकी प्रोफेशनल्स हैं। ईरान के 2 शहरों यानी तेहरान और जाहिदन में सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं। वहीं इजराइल में करीब अगर हम देखें तो 32,000 भारतीय रहते हैं और 85,000 की संख्या में भारतीय मूल के यहूदी भी वहां पर रहते हैं। तो देखिए ईरान ने युद्ध के मौजूदा हालात के बीच विदेशी नागरिकों को ज़मीनी सीमाओं से निकालने की अनुमति अब दे दी है। और अगर हम बात करें, भारत अब अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं के जरिए अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। और चलिए अब रुक करते हैं कनाडा का, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेंगे। देखिए 3 देशों की यात्रा के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में हैं। यहां पर वो G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ऊर्जा सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री साइप्रस में थे, जहां पर उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। उन्हें साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया। 2 दशकों से भी ज्यादा समय के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का यह पहला साइप्रस दौरा था। G7 समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया भी जाएंगे, तो ये दौरा उनका विशेष है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले क्रोएशिया गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भव्य स्वागत किया गया, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उनको नवाजा गया और अब G7 समिट में शामिल होंगे। तीन दिनों की विदेश यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को साइप्रस से कनाडा के लिए निकले तो एयरपोर्ट पर उन्हें शानदार विदाई दी गई। कैन नास्किस में प्रधानमंत्री अब G7 समिट में शिरकत करेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी कई वैश्विक नेताओं के साथ नजर आएंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंचे हैं। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन इस समिट में भारत आउटरीच पार्टनर के तौर पर शामिल हो रहा है। साल 2015 के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला कनाडा दौरा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भी ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला विदेश दौरा है। कनाडा में हो रहे G7 समिट में पीएम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से मुलाकात करेंगे। समिट के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी कई द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। इस बार का G7 शिखर सम्मेलन वैश्विक आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और भू राजनीतिक तनाव जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को भारत और कनाडा के संबंधों के लिहाज से भी बहुत अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के आपसी रिश्ते तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में शिखर सम्मेलन दोनों देशों के आपसी सहयोग को बढ़ाने का सुनहरा अवसर बन सकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी व्यापार, निवेश और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा कर सकते हैं। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय वार्ता संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया के लिए रवाना हो जाएंगे।
किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली क्रोएशिया यात्रा होगी जो दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और पहलगाम हमले को लेकर अब पाकिस्तान FATF के घेरे में भी आ चुका है। FATF की तरफ से साफ कहा गया है कि बिना आतंकी नेटवर्क को फंडिंग के पहलगाम जैसा हमला संभव नहीं है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या अब भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा, जैसा कि भारत मांग कर रहा है। आतंकवाद को लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के निशाने पर आया पाकिस्तान। पहलगाम हमले में टेरर फंडिंग के इस्तेमाल की कही बात। FATF की ग्रे सूची में फिर से आ सकता है पाकिस्तान। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह बर्बर वारदात को अंजाम दिया, उसको लेकर पाकिस्तान अब ग्लोबल टेरर फंडिंग की निगरानी करने वाले प्रमुख संस्थान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के घेरे में आ चुका है। FATF ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हुए साफ कर दिया है कि इस हमले जैसी घटनाएं बिना फाइनेंशियल सपोर्ट और आतंकी नेटवर्क में बिना फंडिंग के संभव नहीं होती। FATF ने इस बात पर जोर दिया कि इस हमले में मनी मूवमेंट्स की अहम भूमिका रही है। FATF का कहना है कि पैसों का मूवमेंट आतंकवाद का केंद्र बिंदु है और इसके बिना इस तरह के हमले संभव नहीं हैं। FATF के इस बयान से भारत के उस दावे को समर्थन मिल रहा है जिसमें हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया गया है और उसे FATF की ग्रे लिस्ट में डाले जाने पर जोर दिया जा रहा है। अब जब FATF की तरफ से ये कहा जा रहा है तो जाहिर है पाकिस्तान पर उसका शिकंजा कस सकता है। दरअसल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए नीतियां बनाती है। ये संस्थान पूरी दुनिया के लिए वॉचडॉग की तरह काम करती है। इसकी जिम्मेदारी है कि आतंकवाद के नेटवर्क को कमजोर किया जाए, उसकी फंडिंग रोकी जाए। इसके लिए ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के आधार पर एक्शन लिया जाता है जिससे किसी देश की वित्तीय मदद पर प्रभाव पड़ता है। सीमा पार से संचालित आतंकी संगठनों के खिलाफ माकूल कार्रवाई नहीं करने को लेकर भारत लगातार FATF से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की मांग करता रहा है। पाकिस्तान को 2018 से 2022 तक ग्रे लिस्ट में रखा जा चुका है जिससे 2022 में हटा दिया गया था, लेकिन अब फिर से अगर उसे इस लिस्ट में शामिल किया जाता है तो वर्ल्ड बैंक या IMF जैसी किसी भी वैश्विक वित्तीय एजेंसी से उसे मदद नहीं मिल पाएगी। FATF आतंकवाद को वित्तीय मदद रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। जल्द ही वो आतंकवाद के फंडिंग पर विस्तृत रिपोर्ट भी जारी करने वाली है। भारत को ये उम्मीद है कि FATF के पहलगाम हमले को लेकर दिए गए बयान और FATF की आने वाली रिपोर्ट से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की निगरानी और कड़ी होगी और उसे फिर से ग्रे लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात घाटी में पर्यटन की बहार की। जम्मू कश्मीर में सभी टूरिस्ट स्पॉट्स को एक बार फिर से खोल दिया गया है। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर के 48 टूरिस्ट और पिकनिक स्पॉट्स को सुरक्षा के लिहाज से सैलानियों के लिए बंद कर दिया था। हालांकि अब माहौल बदलता दिख रहा है तो जम्मू कश्मीर सरकार ने इन इलाकों को टूरिज्म के लिए खोल दिया है। सैलानी भी एक बार फिर से खूबसूरत कश्मीर का रुख कर रहे हैं और कुदरती खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। गुड न्यूज है कि टूरिस्ट स्पॉट्स के दोबारा खुलने से घाटी के लोगों का कारोबार एक बार फिर से पटरी पर लौट रहा है। हम तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम स्पेशल हम आए हैं यही वेदर और वगैरह सबको इंजॉय करने के लिए। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे हिसाब से ये डिसीजन सही है गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज अगर टूरिज्म नहीं होगा तो इन लोगों को भी कैसे मतलब इन लोगों के लिए भी कैसे पॉसिबल हो पाएगा। हमने इतना इंजॉय किया, रास्ता वगैरह और जो चंदनवाड़ी वगैरह और ये बाग वगैरह थे ये बंद किए हुए थे, इनको खोलना चाहिए। इससे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा और यहाँ पर कोई किसी तरह का खतरा नहीं है। बहुत पीस है, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है इनकी, किसी चीज़ की हमें दिक्कत नहीं आई।
और बात करेंगे दिल्ली एनसीआर वालों के लिए गुड न्यूज़ की। दिल्ली वालों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई। आज दिल्ली में मौसम सुबह से कूल बना हुआ है और बादलों की आवाजाही से माहौल एकदम ठंडा है। हालांकि दिल्ली में अभी भी ये प्री मानसून बारिश ही है और ये ऐसा बदलाव इसको कहा जा सकता है। उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में बादलों और ठंडी हवाओं ने गर्मी का मिजाज कुछ कम किया। वहीं पर अगर देखें गुजरात महाराष्ट्र के कई ज़िलों में मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरसी है और कहीं बारिश की वजह से सड़कें बह गईं तो कहीं पर बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। राहत की खबर ये है कि जो लोग इस बारिश में फंस रहे हैं उनको लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। अमरेली में सैलाब के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बस में मौजूद करीब 20 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं पर अगर हम देखें नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन से वापस लौट रही जिप्सी एक बरसाती नाले में अचानक फंस गई और जब वहां पानी कम हुआ तो जिप्सी वहां से बाहर निकली और सैलानियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। देखिए तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त मौसम का मिजाज। और गुजरात के कई शहरों में बारिश हो रही है। अमरेली में कुछ ही घंटों में इतनी बरसात हुई कि सब पानी पानी हो गया। सड़कें डूब गई, घरों के आसपास पानी भर गया, बस अड्डे डूबे हुए हैं, एक बस तो पानी में बह गई, उसमें सवारियां भी थी। समय रहते सभी को निकाल लिया गया। तो यह हाल गुजरात के अमरेली का है। अब देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी पानी दिख रहा है। नदियां उफान में तब्दील हो चुकी हैं। देखिए गुजरात में मानसून सक्रिय हो गया है जिसकी वजह से कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। गुजरात के अमरेली में ये नज़ारा देखने को मिला और देखिए नैनीताल के कॉर्बेट नेशनल पार्क की भी यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही है। जहाँ भी अगर आप नज़र डालेंगे आपको ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। जलमग्न गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। शहरों में बारिश हो रही है। अमरेली में छिटपुट घंटों में इतनी बरसात हो गई कि सब इलाका जो है जलमग्न नज़र आया। सड़कें पूरी तरीके से डूब चुकी हैं, घरों के आसपास पानी भर चुका है, बस अड्डे डूब चुके हैं। एक बस तो पानी में बह गई, उसमें सवारियां भी थी। समय रहते सभी को बाहर निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन इनका किया गया। लेकिन तस्वीरें कुछ ऐसी हर जगह से निकल कर आ रही हैं अलग अलग इलाकों में। गुजरात की अगर हम ख़ास तौर पर बात करें, बस देखिए पूरी तरीके से डूब गई और 20 यात्री भी इसमें सवार थे और ऐसे में इनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। कल्पना कीजिए कितने कम वक्त में इतनी ज़बरदस्त बारिश हो जा रही है कि पूरा इलाका जलमग्न हो जा रहा है और वाटर लॉगिंग ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। और नैनीताल के कॉर्बेट नेशनल पार्क की तस्वीरें जहां भारी बारिश के दौरान एक गाड़ी बरसाती नाले में घंटों फंसी रही। पर्यटक सीजन के आखिरी दिन नाइट स्टे करके लौट रहे थे, लेकिन सपरदुली के पास जामुन स्रोत में अचानक पानी का बहाव काफ़ी तेज़ हो गया। मौके पर पहुंची राहत दल ने पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया, जहां जिप्सी निकालने के लिए पानी कम होने का इंतज़ार करना पड़ा। तो ये देखिए तस्वीरें किस तरह से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है और वहां एक जिप्सी फंस गई है। मध्य भारत में छाने के आसार हैं। मॉनसून ने सोमवार को लगभग पूरे महाराष्ट्र को कवर कर लिया और वहां से गुजरात और मध्य प्रदेश में उसकी एंट्री हो चुकी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बचे हुए हिस्से को भी मॉनसून ने कवर कर लिया है और आने वाले 2-3 दिनों में पूर्वी भारत के कुछ हिस्से मसलन पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मॉनसून पहुंच सकता है। महाराष्ट्र के जो कुछ बचे हुए हिस्से थे उसमें और कवर किया है, गुजरात के हिस्से कवर किए हैं। इसके अलावा विदर्भा महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ के हिस्से कवर किए हैं, उड़ीसा के लिए किए हैं। और आने वाले 2 से 3 दिनों की बात करें तो ये ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्से जैसे वेस्ट बंगाल, जहाँ इवन नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ईस्ट उत्तर प्रदेश तक आने वाले 3 से 4 दिन मानसून आ सकता है। मॉनसून ने इस साल केरल में अपने तय समय से पहले 24 मई को ही दस्तक दे दी थी और तेजी से दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भारत के साथ ही पश्चिम के कुछ हिस्सों में मॉनसून पहुंच गया था। लेकिन 29 मई से इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई थी और अब एक बार फिर इसकी रफ्तार पकड़ने से अगले 10 दिनों में पश्चिमी तटीय क्षेत्रों, मध्य और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में तेज बारिश होने का अनुमान है। देश के कई हिस्सों को मॉनसून कवर कर चुका है तो दिल्ली समेत कई हिस्सों में अभी भी उसका इंतजार है। भीषण गर्मी का सामना कर रहे बिहार के लिए मानसून का इंतजार लंबा खिंच रहा है।
मौसम विभाग ने जो मानसून को लेकर के शुरुआती जानकारी दी थी उसमें यह बताया गया था कि बिहार में 12 से 15 जून के बीच मानसून प्रवेश कर जाएगा, लेकिन ये तारीख अब आगे बढ़ चुकी है और अभी भी मानसून दूर है बिहार से, क्योंकि बिहार के जो उत्तर बिहार के ज़िले हैं वहाँ भी अभी मानसून की कोई आहट नहीं है। मानसून अपने वक्त से पीछे है, लेकिन अभी भी इंतज़ार सबको इसी का है कि कब मानसून बिहार का रुख करेगा, बिहार में मानसून की एंट्री होगी। पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने के साथ अब मॉनसून के आगे बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। उम्मीद है कि पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम से मॉनसून आगे बढ़कर जल्द ही पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों के साथ ही बिहार और झारखंड में प्रवेश कर सकता है। दिल्ली से मनीषा लड्डा और पटना से शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और खासकर अगर हम बारिश की बात करें तो मुंबई की सड़कों पर गड्ढों की समस्या से लोग लगातार जूझते रहते हैं। कई हादसे तो लोगों की जान तक ले लेते हैं, लेकिन तमाम शिकायतों के बावजूद ये समस्या हर साल देखने को मिलती है। ऐसे में अब बीएमसी यानी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक और मोबाइल ऐप लॉन्च उन्होंने किया है और इसका नाम है पॉट होल फिक्स नाम के इस मोबाइल ऐप को जून के पहले सप्ताह में लॉन्च कर दिया गया था और जिसे मुंबई के सभी नागरिक डाउनलोड कर सकते हैं। बीएमसी का ये दावा है कि पॉटहोल का नाम का इस मोबाइल ऐप पर मिली शिकायत का निपटारा महज 48 घंटों के भीतर हो जाएगा, यानी आप फोटो खींचिए और जल्द आपका समाधान होगा। बीएमसी अधिकारी ने यह बताया है कि पॉटहोल ऐप पर शिकायत दर्ज करने के लिए नागरिकों को केवल 3 से 4 क्लिक की आवश्यकता होती है। बीएमसी अधिकारी के मुताबिक अगर हम देखें तो पहले के एप्लीकेशन में नागरिकों को अपनी शिकायतों के साथ अपलोड की गई तस्वीरों की लोकेशन जोड़नी पड़ती थी, जबकि अब नए ऐप में फोटो अपने आप जियो टैग हो जाएंगे, जिसमें ऐप में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फ़ोन की लोकेशन भी शुमार होगी, यानी आपको अलग से लोकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। शिकायतों को प्रत्येक चुनावी वार्ड में नियुक्त 227 माध्यमिक इंजीनियर 24 घंटे ट्रैक करेंगे। मोबाइल ऐप शिकायतों को बंद करने के लिए पूर्व निर्धारित समय सीमा के साथ शिकायतों पर हो रहे काम की जानकारी भी देता रहेगा। नागरिक अपनी शिकायतों का स्टेटस ऐप पर भी देख सकते हैं। इसमें ओपन इन प्रोसेस या सॉल्व स्टेटस लगातार दिखाते रहेंगे, यानी आपको पता होगा कि आपकी शिकायत कहां तक पहुंची। बीएमसी अधिकारी ने यह भी बताया है कि अगर कोई नागरिक जमीनी स्तर पर समाधान से संतुष्ट नहीं होता है तो वो 24 घंटे के भीतर शिकायत को दोबारा खोल सकता है। जाहिर सी बात है कि इससे पहले बीएमसी गड्ढों की शिकायतों का समाधान करने के लिए 2 मोबाइल ऐप्स और पोर्टल लॉन्च कर चुकी है, लेकिन ये सभी प्रयास कामयाब नहीं रहे। ऐसे में ये नया प्रयास कितना कारगर साबित होता है, इस पर हमने मुंबई के कुछ लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानते हैं। और अब पटना के मशहूर टीचर खान सर की बात अक्सर सुर्खियों में रहते हैं वो, और इस बार चर्चा उनकी शादी और रिसेप्शन की खूब हो रही है। शादी के बाद अपने पहले इंटरव्यू में खान सर ने कहा कि वो इसी हफ्ते 50,000 बच्चों को पार्टी देंगे। खान सर से बात की हमारे संवाददाता अनिकेत कुमार ने, आप भी सुनिए। सेलिब्रेशन बहुत बच्चों का बचा हुआ है, आपकी शादी वाला पार्टी? अच्छा हाँ, उनका भी सेलिब्रेशन उनकी भी पार्टी बची हुई है। और आप लोग को बता दें कि अभी क्या है कि बच्चों को, क्योंकि मैनेजमेंट हम लोग की जिम्मेदारी होती है, तो पूरी मैनेजमेंट टीम लग गई है और सारी चीज़ें हो रही हैं। बच्चों को एक दिन पहले बता दिया जाएगा कि हाँ भैया आपका कल से आपको आना है। अभी वक्त है, क्योंकि नहीं, इस हफ्ते तक हम लोग कर देंगे लोग इसमें, क्योंकि रीज़न क्या है ना कि मौसम का भी ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा था, तो इस सबको, क्योंकि इतने बच्चे आएंगे 50-60 हज़ार के आसपास बच्चों को, 60,000 बच्चों को पार्टी मिलेगी, तो उससे ज़्यादा ही आएंगे। ये तो हम ऐसे बता रहे हैं आपको। मतलब पटना का ऐतिहासिक भोज होने वाला है। हाँ, कई पार्ट में हम लोग अलग अलग वेन्यू देख रहे हैं कि एक पास में उतना क्राउड हो जाएगा तो पता नहीं मैनेज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो भी दूसरे का जगह रहेगा। तो गर्मी को ध्यान में रखते हुए ना, इतनी गर्मी पड़ रही है जिसका कोई हद नहीं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ा बहुत इसको आगे बढ़ाए थे। और मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उतना मैनेजमेंट जिसको बोल रहे थे वो हाथ खड़ा कर दे रहा था। जिस मैरिज हॉल को बोल रहे थे, जिस कम्युनिटी हॉल को 50,000 लोगों को चाहिए, कर ना भैया मेरे पास जगह नहीं है। तो इसलिए तो कई जगह अलग अलग करना होगा। वो भूले नहीं हम लोग, थोड़ा सा मैनेजमेंट में टाइम लग जाता है ज़्यादा जब संख्या रहती है। बच्चे परेशान करते हैं फोन करके, सर पार्टी में बहुत देर हो रहा है, मैसेज करके। जब हक है, उनका अधिकार है, वो तो रोक लेते हैं रास्ते में क्लास लेके निकलते हैं तो रोक लेते हैं। तो ये तो उनका हक, उनका अधिकार है। अच्छा लगता है हमको जब वो टोकते हैं, तो ऐसा लगता है कि परिवार का हिस्सा है हम लोग। खान सर की लाइफ कितनी बदल गई?
कुछ नहीं बदली, जैसे पहली थी वैसे ही है। क्या बदलेगी इसमें क्या चीज? हम कोई भूत प्रेत थोड़े उठा के लाए हैं भैया। गांव की साधारण घर से है और अपना उनका अपना काम है। अब वो अपने डिपार्टमेंट में अपने इसमें बिजी हैं, हम अपने इसमें बिजी हैं। अभी आपने कहीं पे एक बयान दिया कि हमारा ब्याह लीक नहीं हुआ, लेकिन बिहार में पेपर लीक हो जाता है। ये चीज हमको भी नहीं समझ में। ब्याह लीक नहीं हुआ, जब तक हम नहीं बताएं तब तक नहीं हुआ। यहाँ पे पेपर कैसे लीक हो जाता है? तो हमको थोड़ा जिम्मेदारी दे लोग, हम बताएंगे इन लोगों की कैसे पेपर लीक नहीं किया जाता है। अंत में एक दो सवाल लेंगे। आपकी जब शादी हुई, रिसेप्शन पार्टी हुई, उसके बाद एक दो चीजें खूब हुई जो आपने भी खुद देखा होगा कि अलग अलग लड़कियों के साथ आपकी फोटो जो है वो वायरल की जा रही थी कि ये खान सर की पत्नी है, ये खान सर की पत्नी है। एक दो तो महिला टीचरों की जो फोटो है वो भी लगा दी गई कि देख लो खान सर की पत्नी ये है। क्या कहेंगे इस पर? हाँ देखिए, होता क्या ना कि वहाँ पे हम खुद ही सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो इतनी ज्यादा लड़कियों का फोटो। अभी एक आदमी गिफ्ट भेजा था, यहाँ गिफ्ट होगा कि नहीं होगा, एक आदमी गिफ्ट मंगाई तो यहाँ पे तो एक गिफ्ट भेजे थे, तो हम सोचे कि गिफ्ट देखे, खोल के देखे, वहाँ पे सिवान से गिफ्ट आया था और उस गिफ्ट में मेरा फोटो था और मेरे जगह वाइफ का फोटो था। वाइफ में किसी और लड़की थी। हम कह रहे भैया ये कौन सा गिफ्ट दिया है? तो किसी की पत्नी को देख रहा है ना, चिपका दे रहा है खान सर की पत्नी है, किसी को भी। अब परेशान हो गए भाई, ये किसी की पत्नी को मत दे दो भाई, यहाँ पे काहे समा। और वाइफ मेरी पूछती है कि ये लोग कौन है? हम कहे भैया हमरा खुद नहीं पता है कि ये लोग कौन है। तो क्या खान सर की पत्नी की पहली झलक जो है वो सार्वजनिक होगी? कभी फोटो लोग देखेंगे? नहीं, ऐसे बच्चे लोग से तो अक्सर बहुत सारे लोगों से तो मिलवा चुके हैं। देखिए, ये हमारा परिवार हमारे बच्चों से बनता है, तो कोई भी चीज़ हम लोग बच्चों के बीच में ही करते हैं तो बाद में चीज़ें बाहर जाती हैं। तो बच्चों से तो मिल चुकी हैं किन्हीं का, जैसे कोई उनका सब्जेक्ट रहा तो उनसे बात कर लेना है। तो ऐसा कोई नहीं है कि वो, अब उनका अपना शौक था कि हमको घूंघट रखना है। अब बच्चे इसमें कर रहे हैं। भी लोगों ने बहुत सवाल उठाया कि खान सर आधुनिक शिक्षक हैं मगर घूंघट में अपनी पत्नी को रख रहे हैं। तो ये उनका शौक था, करिए, हमारा बचपन से सपना है और हर लड़की का सपना होता है। आप क्या समझेंगे कि लड़की का सपना क्या होता है घूंघट में? हम कहे भाई आपका जो पसंद है आप कर लीजिए। खान सर की नहीं चली वहाँ। अब हर जगह हम कोई मतलब अपना वो तो गुलाम बना के तो नहीं ना रख सकते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए, हमको कोई गिफ्ट भेजा है और देखिए क्या है, फ्रॉम RK सिंह, पैगंबरपुर सिवान, यहाँ से गिफ्ट भेजे। अरे भैया ये हमारा पत्नी नहीं है, आप जो भी भेजे हैं भैया हमारा पत्नी नहीं है ये। एक और गिफ्ट नहीं है, एक और गिफ्ट है, ये भी उन्होंने ही भेजा है। अब देखिए उनका श्रद्धा देखिए कि कोई ना कोई तो में पत्नी होगी। अच्छा, ये भी उन्होंने ही भेजा है यहाँ पे। ये दोनों में से कोनो में पत्नी नहीं है। कहाँ से लेके चला है? किसी की पत्नी को झगड़े की स्थिति बना दे रहे हैं लोग। अंडरस्टैंडिंग अगर ना हो तो सही में झगड़ा की स्थिति बना देगा सब। और आइए अब बात करते हैं कैमूर जिले के रहने वाले शिल्पकार फिरंगी लाल गुप्ता की, जिन्होंने अपनी कला से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई है। 3 अंडरकट कलाकारी के लिए मशहूर हैं ये, जिसमें मुलायम पत्थर से हाथी, कछुआ सहित अन्य मूर्तियां बनाते हैं। रिपोर्ट देखिए। कला, संस्कृति और प्रतिभाओं से भरपूर बिहार में आज भी ऐसे कई शिल्पकार हैं जिन्होंने पारंपरिक कलाओं को जिंदा रखा है। इसी सूची में एक बड़ा नाम है कैमूर जिले के रहने वाले फिरंगी लाल गुप्ता का। इन्होंने अपनी लगन और मेहनत से नई परंपराएं स्थापित की हैं। इनके हाथों में ऐसा जादू है कि जो पत्थरों में जान फूंक देता है। ये पत्थरों को तराशकर हाथी, कछुआ और अन्य मूर्तियों का आकार देते हैं। इस एक करिश्माई कलाकार ने अपनी कला की बदौलत खास पहचान बनाई है। पत्थरों को तराशने के लिए वे अंडरकट तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। जो कला है इसको स्टोन कार्विंग अंडरकट बोलते हैं। और जैसे एक ही पत्थर में उसको तराश करके उसको होल करके उसके अंदर हाथी बनाते हैं, फिर अंदर वाले के ही अंदर फिर बनाते हैं। माने होल के ही माध्यम से 3 हाथी बनता है। कितने दिन लग जाता है? एक हाथी, छोटा हाथी बनाने में कम से कम 3 दिन लग जाता है। फिरंगी लाल गुप्ता को अपनी इस प्रतिभा के लिए कई सम्मान भी मिल चुके हैं। विदेश में हम 2008 में हमको भारत सरकार चाइना की राजधानी बीजिंग में भेजा था। 4 दिन वहाँ पर हम लगाए थे अपना प्रदर्शन।
2008 में, और वहाँ से आने के बाद 2009-10 में मुझे बिहार सरकार राज्य पुरस्कार दिया था। फिर 2017 में बिहार गवर्नमेंट की तरफ से मैं मॉरिशस गया था। अब इनका सपना है कि इस कला की पहचान को कैमूर जिले के नाम से जोड़ दिया जाए, जिससे बिहार के साथ साथ इस जिले को भी बड़ी पहचान मिल सके। इतना ही नहीं, फिरंगी लाल गुप्ता की इच्छा है कि यहाँ पर इस कला से जुड़े प्रशिक्षण के लिए संस्थान खोले जाएं। यही चाहता हूँ कि इस कला को अब बिहार के ही नाम से जाना जाए, जो कि कैमूर में रहते हैं, कैमूर के नाम से जाना जाए। और हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इसको कहीं एक सेंटर खुलवा दिया जाए और हम बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाएं। फिरंगी लाल जैसे शिल्पकारों ने आज भी परंपरागत कला को जिंदा रखा है। इनकी कोशिशों से कला के साथ बिहार और कैमूर का भी नाम देश दुनिया में बढ़ रहा है। कैमूर से रंजन कुमार त्रिगुण, गुड न्यूज टुडे। दुनिया के सबसे ऊंचे एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल स्टेडियम में केबीआर चैंपियन लीग सोमवार को शुरू हो गई। इस स्टेडियम की हाइट 11,000 फीट है। सोमवार को इस एस्ट्रोटर्फ मैदान में वन लद्दाख और स्कॉल जैगलिंग के बीच हुआ था। फुटबॉल के सैकड़ों दीवाने यहां चैंपियन लीग देखने में जुटे थे। मैच के लिए जैसे ही खिलाड़ी मैदान में उतरे तो फुटबॉल लवर्स ने तालियां बजाकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।